आइए बच्चों, आज फिजिक्स की क्लास फिर से शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले लेसन में हमने तीसरी यूनिट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न करवा दिए थे। बोर्ड प्रश्न बैंक के जो प्रश्न थे उनको हमने करवा दिया था। 3 अंक के प्रश्न भी आएंगे। जैसा कि इस यूनिट का जो ब्लूप्रिंट है उसमें 8 नंबर का आएगा, जिसमें 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का होगा और एक 3 अंक का होगा। तो 3 अंक के जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आज देखते हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है वो साइक्लोट्रॉन पर आधारित है। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, ये प्रश्न है। इसके पहले अति लघुत्तरी प्रश्न में भी 2 नंबर का था ये, जिसमें साइक्लोट्रॉन क्या है सिर्फ ये पूछा था। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम धन आवेशित कण, जैसे अल्फा कण हो गया है ना, इसको हम त्वरित करते हैं, या प्रोटॉन को त्वरित करते हैं, या अल्फा कण को त्वरित करते हैं, या और धन आयनित अणु अगर हैं तो उनको हम त्वरित कर सकते हैं। तो धन आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसी को हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या है और इसकी आवृत्ति हम कैसे निकालते हैं, इसकी कार्यविधि थोड़ा सा समझना होगा, तब आगे समझ में आएगा। यहाँ देखिए चित्र बना हुआ है। चित्र में देखिए इसमें ये एक खोखला निर्वातित बेलनाकार कोष्ठ होता है, जिसके अंदर 2 डीज हैं, D1 और D2। ये भी जो है अर्ध बेलनाकार डी के आकार का ये होता है, इसलिए हम इसको डीज भी कहते हैं। और 2 हैं इसलिए इसको D1 और D2 नाम दे दिए। इन दोनों का संबंध एक हाई फ्रिक्वेंसी एसी सोर्स से होता है। उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विभवांतर इस पर आरोपित किया जाता है। जब प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित किया जाएगा तो एक चीज़ यहाँ समझ लेना ज़रूरी है कि चूँकि प्रत्यावर्ती विभवांतर में धारा की दिशा मान दोनों परिवर्तित होते हैं, तो उसमें एक क्षण जैसे D2 प्लस है, D1 माइनस है, फिर अगले क्षण आधे चक्र के बाद D2 माइनस हो जाएगा, D1 प्लस हो जाएगा, फिर D2 प्लस D1 माइनस। मतलब जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से प्लस माइनस ये चेंज होगा, ठीक है ना। यानी D1 D2 प्लेटों के चिन्ह बदलते जाएंगे। अर्ध आवर्तकाल यानी कैपिटल T/2 समय बाद D1 और D2 के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निर्वातित कोष्ठ के अंदर ये दोनों D1 D2 इलेक्ट्रोड हैं, ये एक तरह से अर्ध बेलनाकार इनका आकार होता है। तो ये आवेश को त्वरित करने के लिए हम एसी सोर्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर होती है। कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर होती है। यहाँ पर F लिखा हुआ है, ये F एक फिलामेंट यहाँ पे लगा होता है। इसका भी संबंध उच्च वोल्टेज से किया जाता है। उच्च वोल्टेज से जब फिलामेंट का संबंध किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस निर्वातित कोष्ठ के अंदर अल्प दाब पर कुछ न कुछ वायु मौजूद रहती है। तो ये इलेक्ट्रॉन उस वायु के अणुओं को आयनित कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप धनात्मक आवेशित अणु उत्पन्न होते हैं। उन्हीं को हमें त्वरित करना होता है। तो यहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। अल्फ़ा कण को
बनाने के लिए या धनावेशित कणों को उत्सर्जित करने के लिए यहाँ पर ये फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। और ये जो कोष्ठ है इसमें अति अल्प दाब पर कुछ मात्रा में गैस उपलब्ध रहती है जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आयनित की जाती है। तो अब आपके पास धनावेशित कण भी है, त्वरित करने के लिए एसी सोर्स है और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को गति कराने के लिए व्यवस्था है। कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र भी हम यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही यहाँ कोई धन आवेशित कण उत्सर्जित होता है या इलेक्ट्रॉनों के टक्कर से धनावेशित कण पैदा होता है, तो मान लीजिए कि उस क्षण ये D1 प्लेट ऋण विभव पर है और D2 प्लस पर है। ठीक है ना। अब इसमें एक क्षण पर हमें विचार करके चलना होगा। ठीक है। जैसे आपका ये एसी सिस्टम ऐसा होता है तो ये प्लस ये भाग माइनस हो गया, तो ये प्लस और ये माइनस हम ये मानकर चल रहे हैं। तो ये जो धन आवेशित कण है किधर जाएगा? D1 की तरफ जाएगा, क्योंकि धन आवेश को ऋण प्लेट आकर्षित करेगी। यानी यहाँ पर जो धन आवेशित कण होगा उस पर D1 प्लेट के द्वारा आकर्षण बल लगेगा, जिससे वो D1 के अंदर चला जाएगा। ठीक है। अब D1 के अंदर चला गया। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कागज़ के तल के लंबवत है, यानी आवेशित कण के गति की दिशा के लंबवत आवेशित कण की गति होगी। ऐसी स्थिति में उसकी गति वृत्ताकार हो जाएगी, यानी वो एक निश्चित त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करेगा। और ये अर्धवृत्त पूरा करने के बाद फिर से इन दोनों डीज के बीच का जो गैप है वहाँ पहुँच जाएगा। आधा वृत्त आधा सर्किल पूरा करने के बाद फिर से वो गैप में पहुँचेगा। जैसे गैप में पहुँचेगा वहाँ पर फिर से उस पर विद्युत क्षेत्र काम करेगा। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र काम नहीं करेगा, यानी D1 के अंदर और D2 के अंदर विद्युत क्षेत्र काम नहीं करेगा। यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि खोखले चालक या चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये पहले पढ़ाया जा चुका है। जैसे वो गैप में आएगा फिर से विद्युत क्षेत्र काम करेगा और इतने समय में ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जैसे ये अर्धवृत्त पार करके यहाँ खाली जगह पे पहुँचा, वैसे ही ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो अब D2 जो है उस आवेशित कण को अपनी तरफ खींचेगा। तो D2 जब खींचेगा, वो पहले से वो गति में है, अब D2 उस पर बल लगाएगा तो वो त्वरित होगा, यानी उसका वेग बढ़ जाएगा। और जैसे उसका वेग बढ़ेगा तो वो इसमें फिर से वो अधिक तीव्रता के वृत्त पर गति करेगा। फिर जैसे यहाँ पहुँचेगा फिर से उस पर विद्युत क्षेत्र लगेगा। अब इतने समय जितने समय में ये अर्धवृत्त पार करेगा उतने समय में फिर से ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ गैप में फिर से ये इस प्लेट के द्वारा आकर्षित होगा और फिर से उसका वेग बढ़ जाएगा, तो उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी। यानी हर बार जब वो गैप से दूसरे D पर प्रवेश करेगा, दूसरे D में घुसेगा, तो उसके पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो लगातार उसके पथ की त्रिज्या बढ़ती जाएगी और उसका वेग भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। और उसकी गति वृत्ताकार होगी ही इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, लारेंज बल के कारण। तो इस तरह से उसका वेग बढ़ता जाएगा। अंततः जब उसका वेग हमारे इच्छा अनुसार हो जाए या हमारे ज़रूरत के हिसाब से उसका वेग हो जाए, तो यहाँ पर विक्षेपक प्लेट के द्वारा हम सीधे टारगेट पर उसको प्रक्षेपित कर देते हैं और टारगेट में जा कर के वो टकराता है। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर सेटिंग क्या होती है देखिए।
मान लीजिए कि यहाँ पर जो धन आवेशित कण है उस पर मान लीजिए आवेश प्लस क्यू है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी समय उसका वेग भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, और यहाँ पर चूँकि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति हो रही है तो थीटा 90 होगा। तो लॉरेंज बल क्या होता है, F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। तो ये क्यू भी बी साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, तो ये क्यू भी बी, ये इतना बल लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी समय वो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो आप जानते हैं ये जो बल है ये वेग की दिशा के लंबवत होगा, v और b दोनों के लंबवत होगा, और जब वेग के लंबवत बल लगता है तो उस कण की जो गति होती है वो वृत्ताकार होती, और वृत्ताकार गति में अभिकेंद्र बल लगता है। वृत्ताकार गति में कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्र बल लगता है। तो अगर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो अभिकेंद्र बल का मान कितना होगा, mv² बटे r। और ये अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा, इसी बल से मिलेगा, इसी लॉरेंज बल से मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम जब बराबर कर दें, यानी mv² बटे r इक्वल टू क्यू भी बी, ठीक है। अब इसमें देखिए ये v² है, यहाँ भी v है, तो एक भी कट जाएगा, क्यू भी बी बटे mv² ऐसा कर लेते हैं। ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, क्यू बी बटे mv, 1/r का मान आएगा ये। तो r का मान क्या हो जाएगा, mv बटे क्यू बी, ये एक संबंध निकलेगा। यानी जिस समय उसका वेग v होगा उस समय उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर mv बटे क्यू बी होगी। अब देखिए ये सेटिंग हमको ऐसी करनी है कि ये जो हम प्रत्यावर्ती धारा लगा रहे हैं उसकी आवृत्ति और इस वृत्ति गति की ये जो आवृत्ति है वो बराबर होना चाहिए। यानी ये आधा चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है आवेशित कण को, उतने आधे चक्र में धारा की दिशा बदल जानी चाहिए, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदल जानी चाहिए। मतलब ये माइनस था, ये प्लस था, तो अब ये प्लस और ये माइनस हो जाए, ठीक है। तो इसमें आवर्तकाल का मान क्या होगा, देखिए अर्ध आवर्तकाल, ये आधा वृत्त पूरा करने में जितना समय लगेगा वो अर्ध आवर्तकाल होगा t/2। और अगर r त्रिज्या है, किसी भी समय r त्रिज्या है, तो अर्ध परिधि कितनी होती है, पूरी परिधि 2πr होती है, तो अर्ध परिधि πr, और वेग कितना है v, ठीक है। πr ये अर्धवृत्ताकार पथ को तय करने में कितना समय लगेगा, अगर v वेग है πr बटे v, और ये अर्ध आवर्तकाल होगा, ठीक है ना। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2πr बटे v। अब ये r का मान आप रख दीजिए, ये संबंध 1 से r का मान निकला है तो 2 में रख दीजिए। तो 1 और 2 से t बराबर
2 पाई m भी 2 पाई r की जगह हो गया m भी बटे क्यू बी, और ये b है पहले से, ठीक है। r की जगह रखा गया है m भी बटे क्यू बी, और ये भी नीचे है। देखिए ये भी कट जाएगा तो t बराबर आ जाएगा 2 पाई m बटे क्यू बी। ये आवर्तकाल का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। और जो आवृत्ति होती है न्यू, याद होगा ये आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्यू बी बटे 2 पाई m। ये न्यू है, न्यू का मान, यही आवृत्ति, यही निकालना है आपको, ठीक है। और अगर कोणीय आवृत्ति निकालनी है ओमेगा, तो ये 2 पाई न्यू इसका मान होता है, तो 2 पाई क्यू बी बटे 2 पाई m। इसमें 2 पाई अगर काट दें तो ओमेगा बराबर हो जाएगा क्यू बी बटे m। ये कोणीय आवृत्ति कहलाती, ठीक है। तो इतना इसमें आप कर सकते हैं, ये निकालने तो और अच्छा है, नहीं यहाँ तक तो करना ही है। तो ये आपका साइक्लोट्रॉन हो गया। अब देखिए इसी आवृत्ति या इसी कोणीय आवृत्ति की जब हम यहाँ AC धारा अप्लाई करेंगे तभी सेटिंग होगी, मतलब इसके वृत्तीय पथ की आवृत्ति और यहाँ अप्लाई किए गए AC सोर्स की आवृत्ति दोनों समान होगी, तभी ये साइक्लोट्रॉन काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। धारावाही कुंडली के कारण ये दूसरा प्रश्न है, ये केंद्र पर हमको निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक वृत्तीय कुंडली है, इस टाइप से आप बना दीजिए, ठीक है। इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मान लीजिए इसमें I धारा प्रवाहित हो रही, तो इसको बाय-सेवर्ट नियम से करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा अल्प अंश ले लिया, इसके कारण यहाँ पर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा इस dl की वजह से, वो बायो-सेवर्ट के नियम से कितना होगा, इसको अगर हम dB मान लें तो I dl साइन थीटा, अगर इसकी त्रिज्या हम r मान रहे हैं तो I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर, ठीक है। बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए ये dl एक छोटा सा चाप है, ये अगर त्रिज्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो जो त्रिज्या होती है वो चाप पर लंबवत होती है। एक ही त्रिज्या खींचिए, चाहे इधर चाहे इधर, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी 90। त्रिज्या जो है चाप पर लंब होती है, ये अच्छी तरह मालूम होगा। तो dB का मान क्या हो जाएगा I
DL बटे R²। ठीक है। ये सिर्फ DL के लिए है। अब अगर हम पूरे इस धारावाही कुंडली के कारण हम तीव्रता निकालना चाहें तो ये इसके जितने भी DL खंड होंगे, अगर हम पूरी परिधि को DL खंडों में डिवाइड कर दें और सब के कारण उत्पन्न तीव्रता को जोड़ दें, वही समाकलित मान होगा। तो ये इसी को हम समाकलन कहते हैं, यानी इसको हमें समाकलित कर देना है। या दूसरा तरीका हम सिग्मा का भी उपयोग करते हैं। आप सिग्मा भी लगा सकते हैं, ये समाकलन भी लगा सकते हैं। इसमें I और R² ये दोनों कांस्टेंट मान हैं। I धारा बह रही है, R त्रिज्या है। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ DL, अगर इन सभी DL भागों को हम जोड़ेंगे तो उसका मान क्या आएगा? इसको आप यूँ भी समझ लीजिए कि ये सिग्मा DL ये पूरे परिधि के बराबर होगा। और अगर R त्रिज्या है तो परिधि कितनी होगी? 2πr होगी। तो इस तरह से B बराबर क्या आ जाएगा? एक ठो R काट दीजिए, 2πi/r। ठीक है, 2πi/r। अगर हम SI सिस्टम में ले रहे हैं, यहाँ पर कांस्टेंट भी होता है ना, μ0/4π। ये μ0/4π कांस्टेंट भी लगा रहेगा। तो μ0/4π ये μ0/4π। तो यहाँ पर देखिए ये पाई तो कट जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ पर μ0I/2r सरलीकृत मान ये होता है। वैसे अगर हम μ0/4π को रहने दें तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है, μ0/4π × 2I/r। ठीक है। अगर हम इसको 2 से काट देंगे, यहाँ पर 2πi होगा। हम ना तो पाई को काट रहे हैं और ना ही 4 को 2 से काट रहे हैं। तो μ0/4π ये कांस्टेंट रहने दें, तो यहाँ पर 2πi/r आएगा। ठीक है। और अगर काट देंगे तो μ0I/2r। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। है बहुत सरल, थोड़ा सा इसमें मतलब कंसंट्रेट करेंगे। ये आप यहाँ पर लिख देंगे कि बायो-सेवर्ट नियम से अल्पांश DL के कारण जो तीव्रता होगी dB बराबर μ0/4π I dl sin θ/r²। थीटा बराबर 90 लेकर के साइन थीटा को 1 कर देंगे तो μ0/4π I dl/r²। इसके बाद इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सिग्मा। तो ये पूरा जब जोड़ेंगे तो ये 2πr हो जाएगा। इसकी जगह आपको रख देना है 2πr। और अगर काटेंगे नहीं तो ये आ जाएगा
और अगर ये काट देंगे तो ये आ जाएगा, किसी भी एक तरह से निकाल देंगे सही हो जाएगा। तो इतना करना है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी पर आधारित है, न्यूमेरिकल है। एक वृत्ताकार कुंडली का व्यास 0.2 फेरे लपेटे गए। एक वृत्ताकार कुंडली का व्यास 0. अच्छा, इसमें एक फेरे के लिए अभी निकाला गया है ना। इसी में अगर n फेरे हो जाए तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, n फेरे के लिए b बराबर हो जाएगा μ0 Ni/2r। ठीक है, या ये क्या हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू 2 पाई Ni/r। ठीक है, ये हो जाएगा n फेरे के लिए, ये n फेरे के लिए। तो ये प्रश्न जो है आंकिक वाला ये n फेरे के लिए है। तो इसमें एक वृत्ताकार कुंडली का व्यास कितना दिया है 0.2 फेरे लपेटे गए हैं तथा इसमें धारा 1000 तार के मीटर है। इसमें 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये। इसमें फेरों की संख्या दी गई है 1000। ठीक है, फेरे कितने हैं इसमें, ये जो तीसरा प्रश्न है इसमें फेरों की संख्या दी गई है 1000 और इसमें धारा कितनी बह रही है, धारा बह रही है 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर की धारा बह रही है और जो व्यास दिया है वो 0.2 मीटर, यानी व्यास 2r होता है ना, त्रिज्या का दुगुना, इतने मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.1 मीटर। तो n मालूम है, i मालूम है, r मालूम है। अब यहाँ पर देखिए आपको इस कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो सूत्र है, ऐसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, b बराबर μ0/4 पाई इंटू 2 पाई Ni/r। ऐसा इसलिए करते हैं कि μ0/4 पाई ये जो कांस्टेंट होता है इसका मान 10 की घात ऋण 7 होता है। तो ये 10 की घात ऋण 7 2 गुणे पाई का मान 3.14 रख देंगे, n का मान 1000, ठीक है, गुणे i का मान 2 एम्पीयर बटे r का मान 0.1। ठीक है, इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान ये लगभग आता है 6.28 गुणे 10 की घात ऋण 4, ये टेस्ला। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं, कोई इसमें कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें जो सिद्धांत होता है उसमें i का मान जो आता है वो c/Nba इंटू थीटा, ये है धारा मापी नियतांक k। c/Nba ये जो है धारा मापी
नीतांक कहलाता है। इसका मान जितना अधिक होगा उतना ही सुग्राहिता अधिक होगी। मतलब कम धारा प्रवाहित करने पर अधिक विक्षेप हो, वो धारामापी ज़्यादा सुग्राही होगी। तो इसमें जो सुग्राहिता का मान निकालते हैं, एक्चुअली आई और थीटा का रेशियो होता है, यही C/NB/A। ठीक है, थीटा को इधर लाएंगे। इसका मान जितना अधिक होगा तो सुग्राहिता बढ़ाने के लिए देखिए इसमें 4 चीज़ें हैं। इन्हीं 4 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, 4 पॉइंट बना के लिख देना है। सी क्या होता है? एकांक कोण से जो फास्फोरस ब्रांच की पत्ती होती है उसको 1 डिग्री घूमने के कारण जो उत्पन्न ऐंठन आघूर्ण होता है, सी क्या है? ऐंठन आघूर्ण। इसीलिए फास्फोरस ब्रांच का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका ऐंठन आघूर्ण ज़्यादा होता है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा ऐंठन आघूर्ण अधिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो नीचे हैं इनका मान कम होना चाहिए। जो पद नीचे हैं उनका मान कम होना चाहिए। सॉरी, उल्टा हो गया। इसमें जो ये सुग्राहिता जो है इससे निकाली जाती है, θ/I से। तो इसमें n का मान अधिक होना चाहिए, b का मान अधिक होना चाहिए, a का मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो जाएंगे और c का मान कम होना चाहिए। c का मान कम होना चाहिए। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। जो सुग्राहिता होती है धारामापी की, वो आई धारा प्रवाहित करने पर अगर थीटा कोण से विक्षेपित होती है कुंडली, तो जो सुग्राहिता का मान होता है वो θ/I के बराबर होता है। और इससे अगर हम θ/I का मान निकालेंगे तो ये NB/A/C होगा। अब इसका मान अधिक कैसे हो? तो अंश की राशि ज़्यादा होनी चाहिए, हर की राशि कम होनी चाहिए। तो अंश में क्या है? n है, b है और a है। तो कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल होना चाहिए, इसीलिए उसमें नरम लोहे का क्रोड रखते हैं। एक प्रश्न आया था, नरम लोहे का क्रोड रखने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। तो वो जो है सुग्राहिता बढ़ाने के लिए ही उपाय किया जाता है। तो b का मान अधिक होना चाहिए और a का मान भी अधिक होना चाहिए, यानी जो कुंडली का क्षेत्रफल है वो भी अधिक होना चाहिए। और इसमें जो ऐंठन आघूर्ण है, जिस तार में कुंडली झूलती है ना, ऐसा होता है इसमें, ये यहाँ पर ये कुंडली ऐसे झूलती रहती है ऐसे, और यहाँ पर ये क्रोट रहता है। तो ये जो तार होता है ये फास्फोरस ब्रांच का बनाया जाता है। यहाँ से आपका संकेतक लगा रहता है ऐसे, है ना, ये एल्युमिनियम का ऐसे संकेतक लगा रहता है। जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, जिस धारा को हम नाप रहे हैं, इसके बीच हम जब धारा प्रवाहित करेंगे, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये कुंडली क्या करेगी? विक्षेपित होगी। विक्षेपित होगी तो इसमें ऐंठन पैदा होगी, क्योंकि ये जो है इस टाइप से ये यहाँ ऐसे टिकी रहती है, ये ऐसे 2 चूल्हों के बीच टिकी रहती है ये। तो जब इसमें विक्षेप होगा तो इसमें ऐंठन होगा। तो ऐंठन जो है जितनी कम होगी, 1 डिग्री कोण के संगत जो ऐंठन होती है उसको C से डिनोट करते हैं। तो C का मान कम होना चाहिए। इतना लंबा चौड़ा आपको लिखना नहीं है, सिर्फ ये 4 पॉइंट बना के आपको लिख देना है। 3 नंबर का प्रश्न रहेगा ये, तो इसको आप कर लीजिए। इसके बाद किसी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है और
धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? इसको दो तरीके से निकालते हैं। एक बहुत सरल विधि है और वही विधि मैं बता रहा हूँ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ के द्वारा हम किसी प्रणालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, प्रणालिका वास्तव में होती ऐसे है। ये इस टाइप से तांबे के तार लपेट करके ये एक बेलनाकार फ्रेम होता है, ठीक है। इसके एक सिरे को यहाँ, एक सिरे को यहाँ लाके इसके बीच जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका व्यवहार एक चुंबक की तरह होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रणालिका कहते हैं। अब इसका चित्र थोड़ा सा अलग तरह से बनाना है। इस टाइप से यहाँ पे ये तांबे के तार गुजर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे आप बिंदी बिंदी या क्रॉस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर दें, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं। ये अंदर का भाग है, प्रणालिका के अंदर का भाग है। इसमें ये मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ करते क्या हैं? यहाँ पर देखिए ये तार इस टाइप से गुजर रहे हैं। हम यहाँ पर एक एम्पियर लूप बनाते हैं, ठीक है। ए बी सी डी कुछ भी इसका नाम आप दे दीजिए। ये क्या है? एम्पियर लूप। क्योंकि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो किसी लूप पर, किसी बंद वक्र पर लागू होता है। याद होगा शुरू में 2 नंबर वाला प्रश्न, किसी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसके अंदर मौजूद कुल धारा का μ0 गुना होता है। यही ना है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो ये हमने एक लूप कंसीडर किया। अब देखिए इसमें जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रणालिका के बाहर यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। मान लेते हैं कि अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B। अब देखिए हमको इसका लाइन इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। हमें इस बंद वक्र पर टोटल रेखीय समाकलन निकालना है और इसके अंदर जितनी धारा है उसका μ0 गुना कर देना है। बहुत ही सरल है। इसको अगर आप समझ लें तो देखिए, कुल ध्यान से थोड़ा सा समझें। कुल रेखीय समाकलन क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब देखिए इसको 4 पार्ट में करते हैं। एस बी ए बी ये है, फिर बी सी है, फिर सी डी है, फिर डी ए है। तो ये पहले हम बी डॉट डी एल निकालेंगे। किसके लिए? ए बी के लिए, ठीक है, ए टू बी। फिर बी टू सी, बी डॉट डी एल, प्लस सी टू डी, बी डॉट डी एल, प्लस डी टू ए, बी डॉट डी एल। ये 4 भाग हो गए, ठीक है। अब देखिए जब हम ए बी पर चलते हैं तो धारा की दिशा, ये जो हमारी चलने की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा? इसको आप लिख सकते हैं बी डी एल
चूँकि डॉट है यहाँ पर तो कॉस थीटा होता है। एक लाइन आप चाहें तो इसको और लिख सकते हैं ए टू बी, ये बी डी एल कॉस थीटा होगा, बी डी एल कॉस थीटा। इसी तरह से इसमें भी बी सी बी डी एल कॉस थीटा होगा, और इसमें जब हम सी टू डी जाएंगे तो इसमें भी बी डी एल कॉस थीटा होगा, और इसमें भी डी टू ए जाएंगे तो बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिए जब हम इस दिशा में जाएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, ये बी की दिशा है, ये हमारे चलने की दिशा है, रेखीय समाकलन निकाल रहे हैं। तो जिस दिशा में जाएंगे हम चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बनेगा उसका कोसाइन निकालना है। तो cos 0 1 होता है ना। और यहाँ पर जब हम इस दिशा में जाएंगे BC में तो थीटा कितना होगा? 90, cos 90 0। और जब हम इधर जाएंगे देखिए AB में जाएंगे तो सिर्फ BDL होगा। ठीक है, प्लस इसका ये 0 समझ में आ गया। 0 क्यों होगा? 0 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ cos 90 आएगा। ठीक है, इसमें C to D जब जाएंगे तो C to D में B का मान 0 होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा? B का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा का मान तो 180 होगा, और cos 180 नो cos 0 1 होता है ना, तो cos 180 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर b का मान 0 होने की वजह से ये भी पद 0 हो जाएगा। और जब D2A आएंगे तो फिर 90 होगा। जब इधर आएंगे तो 90 नहीं होगा। अब ये थोड़ा सा समझाने में लग रहा है कि लंबा है, लेकिन वास्तव में आपको करना क्या है, सिर्फ इसके अलावा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये ध्यान रहेगा ना। अगर ये नहीं समझा पा रहे हैं कि क्यों 0 होगा, तब भी अगर ये ध्यान में रहे कि ये 3 जो है 0 हो जाएंगे। कौन कौन? B to C ये 90 के कारण, C to D ये B का मान 0 होने की वजह से, और D to A चलेंगे तो ये भी 90 अंश की वजह से 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या वास्तव में? सिर्फ A to B वाला बचेगा, BD। ठीक है। अब इसका मान अगर हम मान लें कि ये वाली लंबाई x है, ठीक है, ये प्रणालिका का कितना भाग घेर रहा है? x। तो ये b इंटू इंटीग्रल ऑफ dl, ठीक है, ये a टू b, तो इसका मान क्या हो जाएगा? x। अगर ये b के बीच हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? bx। ये समझ में आ गया? यानी देखिए इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा इस बंद वक्र में वो क्या हो जाएगा? bx हो जाएगा। चलिए अब दूसरी चीज़ इसमें क्या निकालना है? इसके अंदर मौजूद कुल धारा, ठीक है, इसके अंदर मौजूद कुल धारा। तो यहाँ देखिए 3 चीज़ हमको ध्यान में रखना है। मान लेते हैं कि एकांक लंबाई में फेरे कितने हैं? n। तो x लंबाई में कितने फेरे होंगे? x लंबाई में कितने फेरे होंगे? यानी x। एकांक लंबाई में n फेरे, तो x लंबाई में यानी x। और यदि एक फेरे में I धारा है, एक फेरे में धारा कितनी बह रही है? I। तो nx फेरे में कुल धारा कितनी हो जाएगी? I गुणे nx। ये बात समझ में आ गई? ये एक साथ इसको देख लेना है। अब ये टोटल लाइन इंटीग्रल bx आ गया और टोटल धारा आपकी ये आ गई I nx।
तो अब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? एम्पियर के नियम से कहता है कि ये टोटल लाइन इंटीग्रल बराबर होता है जो ये धारा है उसका म्यू जीरो गुना, यही होता है म्यू जीरो आई एन एक्स। अब यक्स यक्स इसमें कट जाएगा तो बी बराबर क्या बचेगा? म्यू जीरो, एन को पहले लिख दीजिए, आई को बाद में। ये आपका सूत्र हो जाए। तो ये प्रणालिका के अंदर इतना चुंबकीय क्षेत्र होगा। बस इतना करना, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एक और मेथड है जो ज़्यादा लेंदी है, इसको दो पार्ट में याद रखिए। एक तो आप पूरा लाइन इंटीग्रल निकाल लीजिए बी एक्स जो आता है, और दूसरा ये टोटल धारा निकाल लीजिए और फिर एम्पियर का सर्किट लॉ लागू कर दीजिए। इसके बाद एक दो प्रश्न और बचे हुए हैं। एक बायो-सेवर्ट का नियम है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों से बन गया होगा, इसका उपयोग भी कर चुके हैं अभी जो वृत्ताकार कुंडली में, कि किसी तार में धारा बह रही है तो उसके अल्पांश की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान चार बातों पर निर्भर करता है। dB जैसे ये है, इस छोटे से भाग के कारण यहाँ पर उत्पन्न तीव्रता अगर dB है तो dB इज प्रोपोर्शनल टू I, dB इज प्रोपोर्शनल टू DL, dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड dB इज एंटी प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये चार होते हैं ना, इनको इकट्ठा लिख देते हैं तो dB समानुपात हैं I DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। और फिर इसको क्या करते हैं, बराबर में बदलते हैं, कांस्टेंट लेते हैं I DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर, और इस कांस्टेंट का मान क्या होता है नेक्स्ट टर्म में आप कर देंगे म्यू जीरो बटे 4 पाई I DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। ये है आपका बायो-सेवर्ट नियम। तो ये मेरे ख्याल से बन जाएगा। इसमें एक चीज़ पूछा है कि इसके आधार पर विद्युत धारा का मात्रक परिभाषित कीजिए, 1 एम्पियर की धारा को परिभाषित कीजिए। तो इसका बहुत सरल तरीका है, देखिए यहाँ पर इसका मान क्या होता है 10 की घात ऋण 7। अगर I आप 1 ले लें, DL 1 ले लें और थीटा 90 ले लें, R का मान 1 ले लें और dB का I को I रहने दें क्योंकि I को हमें डिफाइन करना है। DL 1 ले लिया, थीटा 90 ले लिया, R 1 ले लिया। अगर dB का मान 10 की घात ऋण 7 ले लें तो I का मान क्या आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? ये 1 एम्पियर, I का मान 1 एम्पियर आएगा। 10 की घात ऋण 7 इधर ले लिया, इधर ले लिया तो कट गया ना, बाकी तो सब एक ही एक हैं। ये साइन 90 भी एक है, ये भी एक, ये भी एक। तो अब यहाँ से आप परिभाषा बना सकते हैं। कैसे? 1 एम्पियर की धारा वह धारा होगी जो किसी तार में प्रवाहित करने पर उसके 1 मीटर लंबाई की वजह से 1 मीटर की दूरी पर 10 की घात ऋण 7 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। ठीक है, 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जिसको हम किसी तार में प्रवाहित करें और उसके 1 मीटर भाग के द्वारा 1 मीटर की दूरी पर लंबवत दिशा में 10 की घात ऋण 7 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। इसको आप जमा के लिखिए। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आंकिक प्रश्न है। एक तार जिसमें 8 एम्पियर की धारा बह रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? तो ये जो बल का मान होता है वो क्या होता है ILB साइन थीटा। इस पर है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें धारा का मान कितना दिया है 8 एम्पियर, 8 एम्पियर, और लंबाई कितनी दी गई है एकांक लंबाई पर। ठीक है, इसमें जो है एकांक लंबाई पर
लगने वाले बल का मान। तो एल का मान हो गया 1, बी का मान दिया है 0.15 और थीटा का मान है 30 अंश। ठीक है, साइन थीटा यानी साइन 30। तो ये अब ये 8 गुणे 0.15, ये तो एक ही है। ये साइन 30 कितना होता है? साइन 30 1/2 होता है ना। तो 2 से काट दीजिए इसको, 2 चौको 8, 15 चौको 60, 0.60। इतने टेस्ला, सॉरी ये बल है ना, इतने न्यूटन। ये 3 नंबर का प्रश्न कितना सरल है। बल की दिशा एल और बी दोनों के लंबवत होगी। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र ही ना होता है F बराबर आई एल बी साइन थीटा। आई की वैल्यू 8 है, एल का मान 1 है, एकांक लंबाई पर पूछ रहा है। बी का मान ये है साइन थीटा साइन 30 1/2। सरल कर लिए तो 0.60 इतने न्यूटन पर लगेगा। तो ये यूनिट ख़त्म हो गई। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन आप लोग इत्मीनान से इसको देख लीजिए। ज़्यादा कठिन नहीं है ये यूनिट। अगर तैयार कर लेंगे तो 8 नंबर की तैयारी आपकी पक्की हो जाएगी। तो बस आज इतना ही, आज की क्लास समाप्त करते हैं।